नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड में पहाड़ नाराज हैं? जी हां नाज़रीन, वो इस वजह से क्योंकि लगातार उत्तराखंड में इस तरह की तबाही देखने को मिल रही है। 2013 जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला कर रख दिया था, 2013 केदारनाथ वाकये को एक बार फिर से उसकी याद ताजा हो गई है। जो कुछ चमोली में हुआ, ग्लेशियर फटने के बाद जो तबाही हुई है, इससे अब तक तकरीबन 20 अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 200 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि हंगामी तौर पर राहत और बचाव के काम लगातार जारी हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस तरह के वाकयात, इस तरह के हादसा बार बार क्यों पेश आ रहे हैं? वज़ीर आला ने खुद कहा है कि जंगी पैमाने पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन इस तरह के वाकयात या उत्तराखंड आखिर फ्लड को लेकर, डिजास्टर को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों बनता जा रहा है, इतना हसास क्यों बनता जा रहा है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और सवाल यह भी उठता है कि जो कुछ दुनिया ने 2013 में उत्तराखंड में देखा था केदारनाथ में, क्या उससे इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने सबक नहीं लिया है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आईटीबीपी के स्पोक्सपर्सन और तर्जुमान विवेक पांडे साहब जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत धस्माना जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, वो भी डिबेट का हिस्सा हैं। नेहा दुआ जी स्पोक्सपर्सन है बीजेपी की, और प्रियंका राणा सामाजिक कारकुन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले विवेक पांडे साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि अब हालात सर कैसे हैं? क्या कुछ अपडेट उत्तराखंड से मिल पा रहा है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को एक तरह से चलाया जा रहा है ताकि जो जानी नुकसान है वो कम से कम हो सके? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आज दिन भर हम लोगों ने जो टनल नंबर 1 है तपोवन प्रोजेक्ट का, उसमें अपने मशीनों की मदद से वहाँ पर कोशिश की है कि हम अंदर जा पाएँ। लगभग 30 से 34 के बीच वहाँ लोगों के होने की, फंसे होने की हमारे पास जानकारी है। और चूंकि सिल्ट बहुत है, वहाँ पे मलबा बहुत है और ये मलबा टनों में है और एक ही रास्ता है। उसके अलावा जो लगभग 1.6 किलोमीटर में बताना चाहूँगा, जो पूरा इसकी जो लंबाई है टनल की, वो लगभग 1.6 किलोमीटर की है, जिसमें लगभग 1300 मीटर का काम हो चुका था, एग्जीक्यूट हो चुका था। और 200 मीटर से के लगभग का हिस्सा जो है वो अभी बन रहा था, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज हो रही थी। तो लगभग 34 लेबर की बात की जा रही है जो वहां पर काम कर रहे थे अंदर जब ये तबाही आई वहां पर। तो जो नदी की तरफ से जो डेब्रीज आई, जो मलबा आया, उसने उसके मुहाने को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। लगभग 15 फीट हाइट है इसकी, इस टनल के अंदर, और इस 15 फीट में जब जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, अभी लगभग 100 मीटर का मलबा हमने क्लियर कर दिया है और इतना ही लगभग बचा हुआ है, क्योंकि अंदर एक वाई जंक्शन जैसा कोई एक पॉइंट है जो हमको वहां पर बताया गया है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है प्लस जो तपोवन पावर प्रोजेक्ट के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो मैप की ब्रीफिंग की गई है। शायद वहां पर मलबा 2 हिस्सों में बटा होगा। जैसे जैसे मलबा निकाल रहे हैं वैसे वैसे वो मलबा बाहर को आ रहा है, पसर रहा है, तो उसकी हाइट कम हो रही है। लगभग 4 बजे हमारी टीम्स अंदर जाने की आईटीबीपी और बाकी एजेंसी के साथ कोशिश की गई। स्निफर डॉग्स हैं हमारे पास बहुत हाई क्वालिटी कैमरास हैं जो कि जमीन के अंदर से भी हमको लोगों के होने की सूचना दे सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास प्रोडर्स हैं और साथ ही साथ सेंसिंग मशीन्स भी हैं जो कि इंसानों को सेंस कर सकती हैं। लेकिन समस्या वही आ रही है कि सिल्ट बहुत होने की वजह से हम लोग अभी उसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं। पूरी रात अभी ऑपरेशन चलना है और जो मशीन्स हैं, अर्थ मूवर्स हैं, वो लगातार काम में लगे हुए हैं। कल हमने जो 12 लोगों को निकाला था, हमारा मनोबल बहुत ऊंचा है। अभी भी हमको ये लगता है कि लंबाई टनल की बहुत अभी भी अंदर है। मुझे लग रहा है 1-1.5 किलोमीटर और अंदर अभी ऐसी स्थितियां हैं कि कुछ ऐसे पॉकेट्स हो सकते हैं जो ऑक्सीजनेटेड होंगे, जहां पर कि ऑक्सीजन का फ्लो होगा। और हो सकता है कि अगर उनको ठंड से दिक्कत नहीं हुई और वो मलबे में ना फंसे हों, तो मुझे लगता है कि शायद उनको हम जीवित निकाल पाएंगे। जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, गृह मंत्रालय से लगातार हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और हमारी 300 लोगों से ज्यादा की आईटीबीपी की टीम है और साथ ही साथ एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी और एसडीआरएफ और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की टीम्स हैं। तो मैन पावर की हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल विवेक पांडे साहब, न्यूज़ 18 उर्दू आप लोगों के जज्बे को सलाम करता है।
जो काम, जो कुर्बानी आप लोग इस वक्त दे रहे हैं, जान हथेली पर रख के आप दूसरों की जान बचाने के लिए एक तरह से मैदान में उतरे हुए हैं। मेरा सवाल विवेक पांडे साहब, बहुत मुख्तसर में आपका जवाब, कि ये सब कुछ अचानक हो गया या इससे पहले कोई अलर्ट जारी किया गया था, कोई इस तरह की खबर आई थी कि इस तरह के हालात बन सकते हैं? जी नहीं, इसका कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था। बिल्कुल ब्राइट सनी डे था, बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं हुई थी और ऋषिगंगा में ये ब्रिज अचानक ही टूटा है। अब इसकी जांच होगी तो पता लग पाएगा कि ये ब्रिज टूटा क्यों। और जब ये ब्रिज में कह रहा हूं, बांध, और ये डैम जब टूटा है तो ये इसका जो फोर्स था वो फोर्स आगे आकर 5 किलोमीटर आगे तपोवन का जो हमारा प्रोजेक्ट था एनटीपीसी का, वो उसको तोड़ता है और फिर ये तेजी से नीचे को बढ़ता है। लगभग 200 से ज्यादा लोग अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ काम कर रहे थे, उनमें से 202 लोग उस नदी के बहाव में आ गए हैं, ऐसा अंदेशा है। और कोई अलर्ट नहीं था। अभी 20 डेड बॉडीज हमको मिल चुकी हैं और अभी बाकी का भी सर्च जो ऑपरेशन जो है वो अलग अलग नदी के किनारों पर और बैंक्स पे हम लोग चला रहे हैं। हम आशा करते हैं हम कुछ और जाने बचा पाएंगे, लेकिन सबसे जो खास बात है कि ये जो टनल वाला इलाका है, यहाँ पर लोगों के जीवित होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा फोकस 100% इसी एरिया को कर रहे हैं। बाकी जगह पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और हमारी जो टीम्स हैं, बिल्कुल हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके और जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं इसमें आप लोगों को कामयाबी मिले। मैं नेहा दुआ जी या धस्माना जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रियंका राणा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका राणा जी, आखिर उत्तराखंड में जिस तरह के हादसात लगातार हो रहे हैं, जो डिजास्टर लगातार 2013 में हमने देखा, 2013 में तो बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, तकरीबन 5000 लोग उसमें मारे गए थे। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि 2021 में अब जो ये वाकया हुआ है चमोली का, 2013 से कोई सबक नहीं लिया गया, कोई लेसन नहीं लिया गया और शायद इसी वजह से आज एक तरह से पछताना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, और आपदा के नाम पर अभी भी अगर हम पल्ला झाड़ लेंगे तो मुझे लगता है आगे जाकर के बहुत बड़ी मुसीबत का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। और जिस तरह से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अभी आपने जैसे कहा कि 2013, उससे पहले 2004 में एक पत्रकार हुआ करते थे जिनका नाम था लक्ष्मी प्रसाद पंत। उन्होंने बहुत क्लियर अपने रिपोर्ट के अंदर ये लिखा था कि अब केदारनाथ खतरे में है और बम की तरह फटेगा चोराबाड़ी ग्लेशियर। और उसके बाद भी लोगों ने इसको समझा नहीं। उसके बाद जो सरकार थी उनके विपक्ष में आ गई और काफी उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया और उनकी संस्थान के लोग भी उनको अंडर प्रेशर में लेकर के उनको चुप कराया गया। हालांकि सबने उनको माफी तक मांगने के लिए कहा कि आप माफी मांगिए, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी। लेकिन उसके बाद 7 साल के बाद आपके सामने फिर वही 2013 के अंदर जो उत्तराखंड में हुआ हम सबको मालूम है, और किस तरह से 10,000 लोगों की जानें गई। और उसके बाद भी हमने सबक नहीं सीखा और आज फिर से 2021 में फिर से ये दुखद घटना होती है। और जब जैसे कि अभी पता चला 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और सिर्फ कुछ लोगों की लाशें मिली हैं। तो इस तरह का मंजर अगर हम लोग देखते रहे, अगर इसी तरह से हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे, आधुनिकता के नाम पर अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर स्वरूप हम लोगों को देखने को मिल सकता है। प्रकृति बार बार हमें आगाह कर रही है, बार बार बता रही है कि खिलवाड़ मत कीजिए, खिलवाड़ मत कीजिए, मत बनाइए इस तरह की चीजें। और आपको पता होना चाहिए जहां पर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है वो अर्थक्वेक प्रोन जोन माना जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आने की चांसेस भी है। लेकिन उसके बाद भी, हालांकि वहां पे पूरा प्रोजेक्ट जो बनाया गया उसको देखते हुए बनाया गया, लेकिन फिर भी प्रकृति के सामने आप इस तरह से नहीं, आपको नहीं पता है प्रकृति कितना फोर्स के साथ आएगी। इसका जो होता है विपरीत असर आपके ऊपर पड़ेगा। प्रोजेक्ट जिस तरह से एनटीपीसी के सारे प्रोजेक्ट आपके बर्बाद हो चुके हैं, इतना सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके बाद भी अगर हमने सबक नहीं लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि माली नुकसान तो, इकोनॉमी का नुकसान तो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जानी नुकसान जो इस तरह के अचानक डिजास्टर या इस तरह के जो फ्लड आते हैं उससे जो होता है, इससे बहुत बड़ा खदशा रहता है और सबक सीखा जाना चाहिए। 2013 में अगर हम सबक लेते तो शायद 2019 में इस तरह के वाकयात से, इस तरह के हादसे से निपटा जा सकता था। मैं सूर्यकांत धस्माना जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्या आपको लगता है कि इस तरह के वाकयात से, क्योंकि आप उत्तराखंड से ही आते हैं, क्या इस तरह के वाकयात से वाकई में निपटा जा सकता है, या जिस तरह से
विवेक पांडे साहब बता रहे थे कि अचानक इस तरह के वाकये और हादसे होते हैं तो इससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। अबू साहब, पहले तो हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा मैं समय ज्यादा चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए कि आपको समझना पड़ेगा कि हम किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। हम जिस इलाके के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम मिड हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय। और ये मध्य हिमालय जो है ये बच्चा पहाड़ है, अभी इसकी बनावट पूरी नहीं हुई है, शैशव काल में है। अभी हजारों साल लगेंगे इसकी बनावट पूरी होने में। तो इसकी बनावट पूरी होने में जो हलचलें होती हैं, जिसको हम जियोलॉजिकल जो मूवमेंट्स हैं, जो भूगर्भीय हलचलें हैं, वो इसमें लगातार, अगर क्योंकि मैं बहुत सारे तमाम हादसे, मैं आपको बहुत लंबा पीछे नहीं ले जाऊंगा, लेकिन 90 के दशक में 1990 में मोरी में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था। मोरी है उत्तरकाशी जिले में। फिर मैं आपको बताऊं, उसी जिले में उत्तरकाशी में 1991 में बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। उसके बाद आप 90 के दशक में ही देखेंगे तो 1999 में चमोली जनपद, जहां पर यह घटना घटी है, उसी चमोली जनपद में भी एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। यानी कि 10 साल के अंदर 2 बड़े भूकंप आए थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2010 में हम 2013 की केदारनाथ आपदा का जिक्र कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि उस समय यात्रा बहुत पीक में थी, उरूज में थी। तो उरूज में होने के कारण यात्री बहुत था, पूरे देश और दुनिया का यात्री आया हुआ था, तो तमाम लोग अफराद उसमें हलाल हुए। तो उसके कारण जो है उसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई। लेकिन 2010 में भी उसी प्रकार की और उसी इंटेंसिटी की आपदा उत्तराखंड में आई थी। और उसके बाद 3 साल बाद 2013 में, जिसको हम केदारनाथ या आपदा के नाम से जानते हैं, उसमें लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर, 35,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, उसको केदारनाथ इसलिए आपदा बोलते हैं कि केदारनाथ में करीब 5,000 लोगों की जान गई थी। लेकिन उस समय गंगोत्री में भी, यमुनोत्री में भी, केदारनाथ में भी, बद्रीनाथ में भी और पूरे मैदानी इलाकों में भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। और अब ये 7-8 साल बाद जो हुआ है, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आईटीबीपी के हमारे अधिकारी यहां पर कह रहे थे, बहुत मेहनत से वहां पर आईटीबीपी ने 2013 में भी अपना बहुत जज्बा दिखाते हुए लोगों की जान बचाई थी। और इस आपदा में भी आईटीबीपी के लोगों ने बहुत लोगों की जान बचाने की कोशिश की है। अभी काफी लोग बचे हैं और अभी लगे हुए हैं, वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर 2019 में वहां के लोकल लोगों ने, ऋणी गांव है, जोशीमठ ब्लॉक है और चमोली जनपद का, वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में रिट दायर करी और ये कहा कि हमारे यहां अवैध खनन हो रहा है और उस खनन के कारण पूरा जो इलाका है, जो उसकी जो डेमोग्राफी है, जो उसकी ज्योग्राफी है, जो उसकी जियोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो रही है और वहां पे बड़े पैमाने पर पेड़ भी काटे गए। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो ग्लेशियर है, कि इसको हम नीति घाटी भी बोलते हैं, इस नीति घाटी में जो ग्लेशियर की बिल्कुल जड़ में आपने इतना 11 मेगावाट का बांध बना दिया। ये ऋषि गंगा जो निकलती है उसके बाद ये धौली गंगा में मिलती है। धौली गंगा में आपने बिल्कुल जो चीजें दसमाना जी, जो चीजें आप बता रहे हैं, बिल्कुल आपके कहने का मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और खासतौर से सरकार की तरफ से एक तरह से अनदेखी की गई, जो इस तरह का हादसा दोबारा से पेश आया है। मैं नेहा दुआ जी आपके पास आना चाहूंगा। नेहा शालिनी दुआ जी, क्या वाकई में 2013 में तो हमने देखा उसका डर और खौफ आज भी लोगों में बैठा हुआ है। तकरीबन 4,000 गांव एक तरह से बर्बाद हो गए थे, तबाह हो गए थे। लेकिन क्या 2021 हमें इस वजह से आज उत्तराखंड में देखने को तबाही मिल रही है कि सरकार की तरफ से वाकई में अनदेखी की गई? जिस तरह से धसमाना जी कह रहे हैं कि खनन जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ऐसे में कुदरत से और नेचर से जो छेड़छाड़ हो रहा है, तो जिम्मेदार आखिर इसके लिए कौन है? जी देखिए, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए ही इस सरकार ने जो 2013 में वहां पर केदारनाथ में जो हादसा हुआ, उसे हम आप कोई भी भूल नहीं सकता। वो बहुत ही दर्दनाक हादसा था जिसमें बहुत लोगों ने अपनों को खोया, 5,000 से ज्यादा लोग गए। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने
वहां की उस एरिया की कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने हाथ में लिया कि जल्द से जल्द वहां राहत का कार्य पहुंच सके, इसलिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वहां की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है वहां के उत्तराखंड के लोगों को तो हम इजीली बहुत जल्दी वहां पहुंच सकें। इसीलिए वहां पर जो कार्य है, काम उस एरिया को डेवलप करने का काम है, वो बहुत तेजी से शुरू किया गया, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट वहां पर लगाया गया हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया गया हो, चाहे वो सड़कों की कनेक्टिविटी को अच्छा किया हो, वो वहां के लोगों की भलाई के लिए किया गया है कि वो उनको भी हमारे साथ जुड़ने का हक है। जिस तरीके से हम लोग रहते हैं वहां भी वो सारी क्या कहते हैं सुविधाएं, सुख सुविधाएं उनको, उन लोगों को भी मिले, चाहे वो गांव में रहते हैं चाहे वो शहरों में रहते हैं, सबको बिजली पानी मिलना चाहिए। पानी तो चलिए वहां प्रकृति की देन है, बहुत मिलता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि वहां घर घर में बिजली भी हो और वहां की कनेक्टिविटी सबसे अच्छी रहे, ताकि कोई प्रकृति की कोई ऐसी विपदा आती है, आपदा आती है तो फौरन हम लोग वहां पर रिलीफ काम में जुड़ जाएं। और इसी के मद्देनजर रखते हुए जो आज वहां पे डेवलपमेंट की जा रही है वो सिर्फ इसीलिए कि हम कैसे प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं। अब आप देखिए इंडियन एयरफोर्स बहुत जल्दी वहां, नेहा दुआ जी, सवाल ये उठ रहा है कि अगर इसी तरह से अवैध खनन होता रहा, जो धस्माना जी बता रहे हैं, क्योंकि धस्माना जी वहीं के हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि पेड़ों की कटाई हो रही है, अवैध खनन हो रहा है, तो इससे तो इस तरह के वाकये बार बार होते रहेंगे, इस तरह के हादसे बार बार होते रहेंगे, बार बार लोग मरते रहेंगे, बार बार मजदूर इसका शिकार होते रहेंगे। अब जी हमारी सरकार के आने के बाद से वहां पर कोई अवैध खनन नहीं हो रहा। आज देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए और कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। आज जो एयरफोर्स वहां पहुंची हुई है, आज आईटीबीपी के जवानों ने जो काम किया है, आज जो हमारी और डॉग स्वेट को भी वहां लगाया गया है, वो सारी चीजें सही है, वो सारी चीजें सही है। इसकी नौबत आखिर क्यों आई? धस्माना जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर सूर्यकांत धस्माना जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। अबू साहब मैं कहना, अबू साहब जी मेहरबानी करके इनको ये समझाइए कि ये कांग्रेस बीजेपी की डिबेट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं वो सवाल उठा रहा हूं जो वहां के स्थानीय नागरिकों ने ये ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है कि 2019 में वहां के लोग, रीडी गांव है, उस गांव के लोगों ने बाकायदा हाई कोर्ट में रिट करी और रिट करके ये सरकार कहा हाई कोर्ट से कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है, हम वहां पर अवैध खनन हो रहा है, जिसके कारण जो ऋषि गंगा वहां पर आती है। असल में दिक्कत क्या है, आप स्टूडियो में बैठा देते हैं उन लोगों को जिनको वहां की ज्योग्राफी के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में, अब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जो है सड़क, अरे भाई सड़कें वहां पर पहले से हैं, उनका जो चौड़ीकरण हो रहा है वो ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने किया उनका धन्यवाद है, लेकिन आप ये देखिए कि और बेहतर रोड, अरे सुन तो लें, आपको उसके बारे में ज्ञान कुछ है नहीं, आप बहस कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तराखंड में आज जो सवाल, ये कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि मिड हिमालय जो है ये शैशव काल में है और इस शैशव काल में इसके साथ कितनी छेड़खानी करनी है, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट्स, व्हाट शुड बी द शेप ऑफ द प्रोजेक्ट्स, उनका साइज क्या हो, उनका शेप क्या हो, उनकी जो किन परिस्थितियों में वहां पर आप काम कर रहे हैं, आप देखिए कि वहां पर चिल्लाने का मौका भी नहीं लगा। जो आप देखेंगे, अगर वीडियोस में आपको भेजूंगा, ऋणी गांव में जहां पर बिल्कुल अब एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को यह सोचना होगा कि इस तरह के वाकयात से कैसे निपटा जाए, इस तरह के हादसे बार बार ना हो, बार बार जानी नुकसान ना हो, तो इसे निपटा कैसे जाए, इस पर गौर करने की बहुत सख्त जरूरत है। विवेक पांडे सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विवेक पांडे सर, जिस तरह के हालात हैं, जितनी तबाही चमोली में हुई है और आप लोग बिल्कुल जान हथेली पर रखकर लोगों की जानें बचाने की कोशिश करें, सर अभी रेस्क्यू में कितना टाइम लगेगा, कितना लंबा वक्त लग सकता है इस रेस्क्यू में, इस ऑपरेशन में? ये बहुत ही टिपिकल सी सिचुएशन है अबू जी, मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज एक ही रास्ता है टनल का। जब ये टनल डिज़ाइन हुआ तो इसमें मैं ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज डिज़ाइन जैसा भी हो इसमें स्केप रूट्स नहीं है सच, जहाँ से कि कोई दूसरा रास्ता हो। हम लोगों ने चारों तरफ से देख लिया है, सिर्फ एक ही रास्ता है जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हमको अंदर तक ले जाता है, और ये रास्ता पूरी तरह से मड से और सिल्ट से भरा हुआ है। दूसरी जो समस्या है वो इस इलाके में अंदर बहुत अंधेरा है और
कई जगह पर ऐसा लग रहा है कि मलबा बीच बीच में दलदली है, तो इंसान जो जीवित इंसान भी अगर अंदर जा रहे हैं तो वो अंदर धंस रहे हैं 4-4 फीट तक नीचे की ओर। जब तक ये मलबा बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। पूरी रात अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो ऐसी संभावना बन रही है कि हम लोग वो 180 मीटर का जो इलाका है उस तक हम पहुंच जाएं। वहां पर जैसे एक वाई बाइफर्केशन बन रहा है, हो सकता है सिल्ट उस ओर मुड़ गया हो तो थोड़ा एक विंडो मिलेगी हमको आगे चलने की। मैन पावर की कोई समस्या नहीं है, जैसा मैंने बताया कि हमारे पास डॉग स्क्वाड्स भी हैं, हमारे पास हाई सेंसर कैमरास भी हैं, साथ ही साथ लाइट्स की भी व्यवस्था है, ऑक्सीजन सिलेंडर से मेडिकल की पूरी टीम अवेलेबल है। कल जैसे आपने देखा कि एक मोबाइल नेटवर्क की वजह से उन लोगों को हम बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच सके, यहाँ इनसे कनेक्टिविटी की कोई भी स्थिति स्थापित नहीं हो पा रही है। और ये हादसे ने सिखाया है कि अगर मोबाइल नेटवर्क ठीक हो तो कैसे आप ज्यादा तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं। हम लोग 1 घंटे में पहुंच गए थे इस लोकेशन में और 4 घंटे में हमने वो इलाके को डिग करके उसके अंदर से 12 लोगों को जिंदा निकाल लिया था। इस परिस्थिति में क्या हो रहा है कि यहाँ पर टनों के हिसाब से मलबा है। मैनुअल जो एक्सकेवेटर्स हैं उनकी अपनी एक क्षमता है, काफी काम कर रहे हैं, उन्होंने लगभग 100 मीटर का इलाका क्लियर कर दिया है। जैसे 10-20 लोग अंदर गए तो वो नहीं अंदर जा पाए। सूरज जैसे ही बनेगी हम टीम्स को रोटेट कर रहे हैं हम टीम्स को, और हम ये आशा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको रास्ता मिले, वो विंडो मिले और हमारे जवान अंदर चले जाएं। एक बार हम अंदर चले जाएंगे तो बहुत आशा है कि बहुत सारे ऑक्सीजनेटेड पॉकेट्स हैं जहां पर ये लोग सुरक्षित हो सकते हैं, जीवित हो सकते हैं। हम तत्काल उनको उठाकर ले आएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग इस अपने ऑपरेशन में कामयाब होंगे। मैं प्रियंका राणा जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रियंका राणा जी, 2013 के बाद हमने देखा कि उत्तराखंड में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं उन पर काम चला। अभी तपोवन, ऋषिगंगा और तपोवन के जो प्रोजेक्ट हैं, कहा यह भी जा रहा है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इससे भी ग्लेशियर पर काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। क्या यह भी एक वजह हो सकती है तबाही की? जी बिल्कुल हो सकती है। और ग्लोबल वार्मिंग आपको पता ही है किस तरह से पॉल्यूशन और जिस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका सारा प्रकृति पर असर पड़ता है। और लगातार जब पत्रकारों को सूचना मिल जाती है, कई आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं प्रकृति को बचाने के, ग्लोबल वार्मिंग के, और बहुत सारे एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं और लगातार वो आगाह कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता है सरकार के पास इतना तंत्र होता है ये सब सूचनाएं को प्राप्त करने का और किस तरह से इनसे बचा जा सकता है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको याद होगा बिल्कुल 2013 में बिल्कुल प्रियंका राणा जी, कहा जा रहा है कि 2013 में सैटेलाइट से कुछ इस तरह की तस्वीरें आई थी और बाकायदा अलर्ट जारी किया गया था कि 2013 जैसे फिर से वाकयात हो सकते हैं, उस तरह का हादसा हो सकता है। 2019 में यह अलर्ट जारी किया गया था। देखिए लगातार अर्थक्वेक आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। और जैसे कि अभी बताया हमारे पैनलिस्ट ने, किस तरह से उसको अनदेखा करके वहां पर खनन भी किया जा रहा है, वहां पर किस तरह से काम हो रहा है। लोग ऑब्जेक्ट करते हैं लेकिन उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है, पत्रकार बोलते हैं उनकी आवाजों को दबा दिया जाता है। तो इस तरह बिल्कुल धसमाना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड, फिर नेहा मैं आपके पास भी आ रहा हूं, 30 सेकंड में टाइम नहीं। बिल्कुल धसमाना जी, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं पांडे साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। देखिए वो इतनी नैरो वैली है जहां पर ये ऋषिगंगा का जो पावर प्रोजेक्ट है, ये इतनी नैरो वैली है, उसमें जो टनल है, उस टनल में जो काम कर रहे हैं वहां पर वो उसी रास्ते जा रहे हैं और उसी रास्ते उनको डेब्रिक लेकर के वापस आना पड़ रहा है। वहां पर कोई सेफ पैसेज नहीं है। तो मैंने जो आपसे कहा कि शेप एंड साइज जो प्रोजेक्ट जो भी बने, एक तो आपने जड़ में बना दिया उसको, और उसके बाद जो उसकी टनल है, उस टनल में कोई सेफ पैसेज नहीं दिया। पूरे मैं इसमें किसी को एक पार्टी को या एक पार्टी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये ऐसा मामला है कि इस पर सियासत तो होनी भी नहीं चाहिए। ये ऐसा मामला है इंसानी जानों से जुड़ा हुआ है और ये कुदरती आफत है, इस पर सियासत होनी भी नहीं चाहिए। नेहा दुआ जी, क्या वाकई में अनदेखी की गई? 2013 के बाद अगर सबक लिया जाता तो 2021 में कम से कम इस तरह के वाकये नहीं होते। और जाहिर सी बात है, आपने कहा कि नेचर और डिजास्टर है, कुदरती आफत है, तो अगर इस पर काम किया जाता तो इस पर काबू तो नहीं, लेकिन इसे निपटा जा सकता था फौरी तौर पर। नेहा जी, अबू
मुझे भी बोलने का, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो मैं चाहती हूँ कि सुन लिया जाए आराम बिल्कुल, से। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात कही। अभी जो कांग्रेस के नेता थे, मेरे को पता नहीं कौन थे, जिन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा है और लोगों की जान मान की हानि हुई तो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, वो बार बार टनल की बात करते हैं और अभी हमारे यहाँ बैठे आईटीबीपी के जवान मेरे को दिख तो नहीं रहे, लेकिन जो वो भी बैठे हुए ये बात बोल रहे हैं कि ये जो टनल है इसका बहुत ही गलत तरीके से ये बनी हुई है टनल। अब बताइए, हम तो अभी 2.5 साल से वहां पर उत्तराखंड में हैं, उससे पहले कौन सी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब मेरे पास टाइम नहीं बचा। ये टनल कब बनी, टनल किसने बनवाई या किस तरह की बनी, ये एक अलग चर्चा है, इस पर एक अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन फौरी तौर पर इंसानी जानों को कैसे बचाया जाए, ये सबसे बड़ा इस वक्त एक टारगेट है कि किस तरह से इंसानी जानों को बचाया जाए। और इस पर भी सरकारों को और एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करना होगा कि इस तरह के वाकये दोबारा न होने पाए। और भी इस पर हम बात करते हैं, लेकिन वक्त की कमी है। नेहा दुआ जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रियंका राणा जी, सूर्यकांत धस्माना जी और विवेक पांडे साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।